हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो कंपनीज हैं वो जो भी अपने बिजनेस में कैपिटल लगाती हैं अपने बिजनेस ऑपरेशंस को करने के लिए, कंपनी को उसकी कॉस्ट कितनी पड़ती है और कंपनीज उस कॉस्ट को कैलकुलेट कैसे करती हैं, उसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। इसी के साथ अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसमें हमने डिटेल में बात की है सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस के बारे में, कौन कौन से यहाँ पे सोर्सेज होते हैं कंपनीज के पास जिससे वो फंड रेज कर सकती हैं। तो उसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उस लिंक पे क्लिक करके एक बार वो वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा। इसी के साथ अगर आप भी JIB 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पास AFM सब्जेक्ट का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसमें हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं वीडियो क्वेश्चन जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और PDF नोट्स भी प्रोवाइड करवाते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली यहाँ पर रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती है। तो अगर आप भी AFM सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो सिस्टमेटिक वे में तो फटाफट से हमारे कोर्स में जो है एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल हैं। अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र हो तो IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और अगर आप एक iOS यूज़र हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज़ करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज़ को जो है एनरोल कर लीजिए। और इसी के साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इसमें हम एग्ज़ाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट जो हैं वो डालते रहते हैं। इसी के साथ अगर आपकी भी कोई क्वेरी होती है एग्ज़ाम से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड, तो आप जो है इस ग्रुप में हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उस लिंक पे क्लिक करके आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with IIBF Learning Center. इसी के साथ शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आज हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कैपिटल क्या होता है। तो देखो, कोई भी बिजनेस है, ठीक है, कोई भी बिजनेस है, उसमें जितना भी पैसा बिजनेस ने लगाया उसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, कैपिटल। ठीक है, अब देखो बिजनेस चलाने के लिए कुछ ना कुछ फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो जितना भी फंड्स हमने बिजनेस में लगाया है वो क्या होता है, हमारी कैपिटल। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, बिजनेस ने ये जो कैपिटल लगाई है उसकी बिजनेस को कॉस्ट कितनी पड़ी, ये जो फंड्स बिजनेस ने बिजनेस में लगाया है उसके बदले में उसको कितना पे करना पड़ा, उसको कॉस्ट कितनी पड़ी है, तो उसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो एक बैंक से आपने लोन ले लिया, बिजनेस चलाने के लिए आपने फंड ले लिया लोन, ठीक है, 50,000 रुपीज़ का, ठीक है, 50,000 रुपीज़ का आपका लोन ले लिया, और ये जो है लोन आपने 2 ईयर्स के लिया है और हर साल आपको 10% इंटरेस्ट देना है। तो यहाँ पर 2 सालों का जो आपका इंटरेस्ट बना वो कितना बना, यहाँ पर 10,000 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप लोन की रीपेमेंट करोगे तो टोटल आपको यहाँ पर 60,000 रुपीज़ जो है पे करना पड़ा, पर आपने लोन कितना लिया था, यहाँ पर 50,000 का, ठीक है। तो इस लोन को लेने के लिए आपको यहाँ पर 10,000 रुपीज़ जो है और पे करने पड़े। तो ये जो 10,000 रुपीज़ है ना वो इस लोन की कॉस्ट है, ठीक है। कोई भी पर्सन जिसने इसने लोन लिया है उसके बदले में उसको, इस लोन को लेने के बदले में उसको कॉस्ट कितनी पड़ी है, 10,000 रुपीज़, ठीक है। अब ये पैसा जो है हमने बिजनेस में लगा दिया, ठीक है, बिजनेस में लगा दिया, तो ये बिजनेस के लिए क्या होगी, कैपिटल। और इस कैपिटल को लगाने के लिए हमने 10,000 रुपीज़ जो है एक्स्ट्रा पे करी है, तो ये हमारी क्या होती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इसी को हम यहाँ पर डिटेल में समझेंगे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कौन कौन सी होती है, क्योंकि आपको पता ही है ना ऑर्गेनाइजेशंस को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो हर सोर्स से फंड रेज करती है, शेयर्स इशू कर देती है, डिवेंचर इशू कर देती है, लोन ले लेती है बैंक से। तो कंपनीज क्या करती हैं, हर सोर्स की यहाँ पर पहले कॉस्ट कैलकुलेट करती है कि अगर हमने ये फंड यूज़ किया तो इसकी हमें कॉस्ट कितनी पड़ेगी, और सबसे सस्ता जो पड़ता है कंपनी उस फंड्स को यहाँ पर यूज़ कर लेती है। तो एक एक करके हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से हमारे फंड्स होते हैं और उनकी कॉस्ट कैसे कंपनी जो है कैलकुलेट करती है, ठीक है। तो शुरू करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है हमारे यहाँ पर, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द कॉस्ट ऑफ अ कंपनीज फंड्स
बोथ डेट एंड इक्विटी, जो भी कंपनी के पास फंड्स पड़े हैं, ठीक है, चाहे वो डेट की फॉर्म में हो या फिर इक्विटी के फॉर्म में हो, उसकी कॉस्ट को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। या फिर अगर हम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो जो इन्वेस्टर है, ठीक है, उसने जब हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टर कौन होता है, जो कंपनी में इन्वेस्ट करता है, उसने डिबेंचर बाय किए, शेयर्स बाय किए, तो जब वो इन्वेस्ट करता है ना, तो वो कोई ना कोई रिटर्न एक्सपेक्ट करता है कि हमें इतनी रिटर्न मिलेगी, ठीक है। तो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से जो यहाँ पर रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, ठीक है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो यहाँ पर इन्वेस्टर को मिलना चाहिए, वो हमारी क्या होती है, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। अगर यहाँ पर जो हमारा इन्वेस्टर है उसने यहाँ पर 10%, मतलब कि 10% वाले डिबेंचर बाय किए हैं, मतलब कि फिर उसको जो है 10% रिटर्न जो है यहाँ पर मिलेगा। तो 10% क्या है यहाँ पर, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, और यही क्या है, उस कैपिटल की कॉस्ट है, क्योंकि कंपनी को 10% ही रिटर्न जो है दे रहा है, वही यहाँ पर एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, ठीक है, इस कैपिटल को लेने के लिए। तो यही हमारी क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसके बाद देखो हमारे टाइप्स ऑफ फंड्स है। अब कंपनीज के पास बहुत सारी ऑप्शंस होती है यहाँ पर फंड्स की, ठीक है, वो हर की यहाँ पे कॉस्ट अलग से कैलकुलेट करती है और उसके अकॉर्डिंग जो है उसको यूज करती है, ठीक है। तो जो पहला सोर्स ऑफ फंड्स होता है वो क्या होता है, हमारा इक्विटी शेयर्स। जो कंपनीज होती हैं वो जनरली जब भी उन्हें फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे नई नई कंपनी बनी, तो सबसे पहले वो अपने शेयर्स इशू करती है, ठीक है। तो यहाँ पर इक्विटी शेयर से फंड रेस कर सकती है, और जो भी यहाँ पर पैसा हमारे पास इक्विटी शेयर से आता है उसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, शेयर कैपिटल, ठीक है। हम यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, शेयर कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी जो है इस शेयर कैपिटल जो इक्विटी शेयर्स के बदले में फंड्स रेस करती है, उसके बदले में कंपनी को यहाँ पर हर साल कुछ ना कुछ यहाँ पर डिविडेंड जो है पे करना पड़ता है। ये जो डिविडेंड होता है वही इक्विटी शेयर्स की यहाँ पर कॉस्ट होती है, जो कंपनी को एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स। अब देखो शेयर्स जो होते हैं, कंपनी इक्विटी शेयर्स हमारे मेन शेयर्स होते हैं, जो भी इक्विटी शेयर्स को बाय करते हैं वो कंपनी के ऑनर बन जाते हैं। पर कंपनी को जब भी फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वो एक और शेयर्स यहाँ पे इशू करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स। ये जो शेयर्स होते हैं, ठीक है, इस पर भी कंपनी यहाँ पर डिविडेंड ही पे करती है, और इसके जो भी इस प्रेफरेंस शेयर्स को बाय करता है वो भी हमारे क्या होते हैं, यहाँ पर शेयर होल्डर ही होते हैं और ऑनर ही होते हैं कंपनी के। बस डिफरेंस क्या होता है, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं वो सेकेंडरी ओनर होते हैं, उनके पास ज़्यादा राइट्स नहीं होते बिजनेस रिलेटेड, इनको मैनेजमेंट में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना पड़ता, ठीक है, वो नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास वोटिंग राइट्स अवेलेबल नहीं होते। तो ज़्यादा रिस्क हमारे इक्विटी शेयर्स बाय करते हैं, ठीक है। और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको एक फिक्स डिविडेंड दिया जाता है प्रॉफिट्स में से। तो यहाँ पे देखो प्रेफरेंस शेयर्स के लिए भी यहाँ पे जो कंपनी डिविडेंड पे करती है वो क्या होती है, कॉस्ट होती है, जो भी प्रेफरेंस शेयर से फंड रेज किए जाते हैं। उसके बाद देखो क्या है, रिटेन्ड अर्निंग्स। अब रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होती हैं, तो सबसे पहले देखो रिटेन्ड अर्निंग किसके पास होगी, जो कंपनी ऑलरेडी रनिंग में है, ठीक है। जो कोई नई कंपनी अभी बनी है उसके पास रिटेन्ड अर्निंग नहीं होते, क्योंकि देखो जो कंपनीज है, ठीक है, जो कंपनीज हैं जब वो प्रॉफिट कमाती है, ठीक है, जो अब ऑलरेडी रनिंग कर रही है, जब भी वो प्रॉफिट कमाती है ना, तो प्रॉफिट में से क्या करती है, कुछ हिस्सा अपने पास रख लेती है। मतलब मान लो यहाँ पर 50,000 का प्रॉफिट हुआ तो वो क्या करती है ना, 30,000 तो डिविडेंड दे देगी, ठीक है, डिविडेंड दे देगी शेयर होल्डर को, पर जो 20,000 है ना वो अपने पास रिटेन करके रख लेगी ताकि इस पैसे को वो बिजनेस की ग्रोथ में यूज कर सके। तो ये हमारा क्या होता है यहाँ पे, रिटेन्ड अर्निंग। अब ये जो कंपनीज है ये रिटेन्ड अर्निंग उनके पास होती है, इन फंड्स को भी यूज करती हैं अपने बिजनेस ऑपरेशंस को करने के लिए, तो इसकी भी एक कॉस्ट होती है जो कि यहाँ पर कैलकुलेट की जाती है हमारे कंपनीज के द्वारा, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, डिबेंचर और बॉन्ड। यहाँ तक हमने जो बात की थी ये हमारे क्या होते हैं, शेयर होल्डर फंड। ये तीनों हमारे क्या होते हैं, शेयर होल्डर फंड्स, ठीक है। जो शेयर होल्डर होते हैं जिन्होंने हमारी कंपनी के शेयर्स बाय किए उन तीनों को हम शेयर होल्डर फंड की कैटेगरी में यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। ये हमारे तीनों क्या होते हैं, शेयर होल्डर फंड। इसके बाद जो कंपनी होती है उसको और फंड्स की जरूरत होती है, तो वो क्या करती है ना, यहाँ पर डेट ले लेती है। वो क्या लेती है, यहाँ पर डेट ले लेती है। जो डेट लेती है कंपनी उसमें मेनली हमारे कौन कौन से होते हैं, एक डिबेंचर्स होते हैं, एक बॉन्ड्स होते हैं और एक हमारे लॉन्ग टर्म लोन्स, ठीक है, लोन्स होते हैं। तो कंपनी यहाँ पे थर्ड पार्टी से भी लोन ले लेती है। तो यहाँ पर जो हमारे लोन्स होते हैं, डिबेंचर होते हैं, बॉन्ड होते हैं, उन पे एक फिक्स इंटरेस्ट जो कंपनी को पे करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो इंटरेस्ट कंपनी पे करती है ना, ये इस डिबेंचर बॉन्ड्स की जो कैपिटल हमने पैसा यूज किया है उसकी यहाँ पर कॉस्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हर की एक अलग अलग कॉस्ट है। जो इक्विटी शेयर वाले हैं उसको डिविडेंड पे किया जाता है, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले हैं उनको यहाँ पर डिविडेंड पे किया जाता है, और जो डिबेंचर और बॉन्ड्स होते हैं उनको यहाँ पर इंटरेस्ट पे किया जाता है, ठीक है। तो एक एक करके हम देखते हैं कि कंपनीज इनकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करती है और कैसे जो है वो डिसीजन लेते हैं कि उनको कहाँ से फंड रेज करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा आता है यहाँ पर कॉस्ट ऑफ डेट,
ठीक है। कॉस्ट ऑफ डेट, जो हमारे कॉस्ट ऑफ डेट मतलब कि जो हमने बिजनेस ने जो भी यहाँ पे डेट लिया है, जो भी यहाँ पे लोन एंड एडवांसेस लिया है, उसकी कॉस्ट कंपनी कैसे कैलकुलेट करती है। ठीक है, तो वहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं हमारी डेट कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो एक हमारा होता है यहाँ पे रिडीमेबल डेट और एक हमारा होता है इररिडीमेबल डेट। ठीक है, तो जो हमारे रिडीमेबल डेट होते हैं उनकी कॉस्ट अलग से कैलकुलेट की जाती है और जो हमारे इररिडीमेबल डेट होते हैं उनकी कॉस्ट अलग से कैलकुलेट की जाती है। तो यहाँ पर देखो रिडीमेबल डेट सबसे पहले समझते हैं क्या होते हैं। तो देखो जब भी कंपनी यहाँ पर लोन ले, ठीक है, चाहे यहाँ पर लोन ले बैंक से या फिर वो डिबेंचर इशू करे, ठीक है, यहाँ पे जो वो डिबेंचर इशू करे, ठीक है, या फिर बॉन्ड्स वो इशू कर दे, ठीक है, तो कंपनीज जनरली क्या करती हैं, जो रिडीमेबल बॉन्ड्स या डिबेंचर होते हैं उसके केस में एक कंडीशन रखती है कि ये जो हम डिबेंचर और बॉन्ड इशू करें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए इशू करें, ठीक है, जैसे 5 ईयर्स के लिए इशू करें। उसके बाद कंपनी क्या करेगी, इन बॉन्ड एंड डिबेंचर्स को वापस ले लेगी और इसके बदले में जितना भी पैसा पब्लिक वगैरह से लिया होगा वो पब्लिक को वापस कर देगी। मतलब कि यहाँ पर जो डिबेंचर और बॉन्ड एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए इशू किए जाते हैं और इससे जो भी लोन की अमाउंट आती है, जो भी पैसा आता है, कंपनी उसको जो है एक सर्टन टाइम पीरियड तक अपने पास रखते हैं, उसके बाद वो पैसा जो है वापस कर देती है जिनसे उन्होंने लिया था। ये हमारे क्या होता है, रिडीमेबल डेट। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के मान लो यहाँ पर कंपनी ने 5% जो है डिबेंचर इशू किए, ठीक है, डिबेंचर इशू किए, ठीक है, जिसके बदले में कंपनी के पास यहाँ पर 50,000 रुपीज़ जो है आ गए, 50,000 रुपीज़ जो है आ गए। तो ये जो डिबेंचर थे वो 5 ईयर्स के लिए इशू किए गए थे, मिस्टर ए ने जो है सारे के सारे डिबेंचर बाय किए थे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही 5 ईयर खत्म होंगे तो कंपनी क्या करेगी, ये जो डिबेंचर है वो पर्सन ए के पास पड़े और इसका जो पैसा पड़ा है वो किसके पास पड़ा है, कंपनी के पास पड़ा है। तो यहाँ पर 5 सालों के बाद कंपनी क्या करती है, ये जो डिबेंचर है वो वापस ले लेगी, ए पर्सन से है जो है वो डिबेंचर यहाँ पर वापस ले लेगी और जो भी कंपनी के पास इसका 50,000 फंड था वो यहाँ पर वापस कर देगी ए पर्सन को। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट था इनके बीच में वो खत्म हो जाता है। ये हमारे क्या होता है, रिडीमेबल डेट। अब इररिडीमेबल डेट क्या होते हैं, ऐसे डिबेंचर, ऐसे डेट जिसमें जो है रिडम्पशन की कोई टाइम लिमिट नहीं होती, मतलब कि कोई भी पीरियड यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया जाता कि ये लोन कितने समय के लिए लिया गया है, कितने टाइम पीरियड के लिए लिया गया है। ये बिजनेस की लाइफ, मतलब जब तक बिजनेस चलेगा तब तक के लिए लिया जाता है। कंपनी इसको बीच में कभी भी रिडीम नहीं करती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के मान लो यहाँ पर एक डिबेंचर इशू किए गए थे 5% मिस्टर ए से, ठीक है, मिस्टर ए को, और इसने जो है मिस्टर ए ने यहाँ पर खरीद लिया। तो ये जो डिबेंचर है जब तक ये बिजनेस चलेगा, ठीक है, मान लो ये 2018 तक जो है बिजनेस चला, तो 2018 तक जो है ये पैसा बिजनेस ए पर्सन को वापस नहीं करेगी। जैसे ये बिजनेस बंद हो गया अब जाके ये जो है पैसा ए पर्सन को वापस कर देगी। ये हमारा क्या होता है यहाँ पर, इररिडीमेबल डेट। ठीक है, इसके हर की जो फॉर्मूले हैं, जो कॉस्ट कैलकुलेट करने का तरीका है, सबका ही अलग है। ठीक है, अब यहां तक आपको पता लग गया होगा कि हमारे रिडीमेबल डेट क्या होते हैं और इररिडीमेबल डेट क्या होते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जब भी हम डेट की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, चाहे वो डिबेंचर हो, बॉन्ड या लोन हो, तो यहाँ पर ना हम पहले कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर हमारा बिफोर टैक्स। ठीक है, आप लोग को पता ही है कंपनी को जब यहाँ पर किसी भी तरह का प्रॉफिट होता है तो वो उसको उसके ऊपर टैक्स पे करती है। ठीक है, तो यहाँ पर ना जब भी हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे आगे क्वेश्चंस में भी, तो हम 2 तरीके से कैलकुलेट करेंगे, एक बिफोर टैक्स और एक आफ्टर टैक्स। ऐसा क्यों है वो हम यहाँ पे समझ लेते हैं ताकि जब हम क्वेश्चंस करें आपको किसी भी तरह की डिफिकल्टी ना हो। बिफोर टैक्स क्या होता है, देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर कंपनी ए है, ठीक है, यहाँ पर एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है और इससे भी 10,000 रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, और आप लोग को पता ही है कि जब भी हम किसी डेट या लोन पे इंटरेस्ट पे करते हैं तो उसको हम जो है यहाँ पर डिडक्ट करते हैं अपने प्रॉफिट में से। ठीक है, डिडक्टिबल होता है हमारा एक्सपेंस। तो यहाँ पर देखो ये हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। ठीक है, बिफोर टैक्स है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर टैक्स पे नहीं किया है, तो हम क्या करते हैं, इसमें से इंटरेस्ट की अमाउंट जो है माइनस कर देते हैं। मान लो आपने 1,000 का जो है इंटरेस्ट पे किया, तो यहाँ पर 9,000 हमारे पास जो है बैलेंस बच गया और ये हमारा जो है प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है जिस पे टैक्स लगाएगी गवर्नमेंट। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने इसके ऊपर टैक्स लगा दिया 10%। मान लो जो हमारा टैक्स का रेट है वो 10% है, तो यहाँ पर 900 रुपीज़ जो है यहाँ पर टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पर जो हमारी अमाउंट बच गई, जो नेट प्रॉफिट कंपनी के पास बचा आफ्टर टैक्स, ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो कितना बचा हमारा यहाँ पर 8100, केस ए। अब यहाँ पर एक और कंपनी बी है, उसके पास है ना 10,000 का उसको भी प्रॉफिट हुआ, पर उसने कोई लोन नहीं लिया होता, इसकी वजह से उसने इंटरेस्ट पे नहीं किया। तो यहाँ पर इसका जो 1,000 है वो नील रह गया, वो माइनस हुआ नहीं, तो इसका जो टोटल प्रॉफिट बचा वो कितना बचा, 10,000। और इसी पे आप जो है यहाँ पर
टैक्स लगेगा, इसी पे टैक्स लगेगा। और मान लो यहाँ पर 10% जो टैक्स रेट है, तो यहाँ पर जो टैक्स बना वो कितना बना हमारा 1000 रुपीज़, ठीक है, 1000 रुपीज़ बन गया। अब यहाँ पे इसकी जो अमाउंट बची वो कितनी बची यहाँ पर 9000 रुपीज़, ठीक है, 9000 रुपीज़। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखोगे कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट का डिफरेंस था, इसने ज़्यादा एक्सपेंस 1000 पे किया, ठीक है, पर यहाँ पर जो लास्ट में नेट प्रॉफिट का प्रॉफिट बचा है उसमें सिर्फ 900 का ही डिफरेंस है, ठीक है। 100 कहाँ चलेगा, वो हमने टैक्स में बचा लिया, ठीक है, वो हमने क्या किया यहाँ पर टैक्स में बचा लिया। अब देखो यहाँ पर जो हमारा 1000 की कॉस्ट थी, ठीक है, टैक्स से पहले जब हमने टैक्स नहीं पे किया, अब कितनी रह गई, सिर्फ 900 की, ये कितनी रह गई, सिर्फ 900, क्योंकि 100 जो है हमने यहाँ पर टैक्स से बचा लिया, ठीक है। 100 जो हमने 10% का टैक्स लगाया था उससे 100 टैक्स रुपीज़ जो है हमारे यहाँ पर बच गए। इसीलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स जो है कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारे फॉर्मूले देखो, सबसे पहले हमारा है बिफोर टैक्स। इसमें देखो टैक्स का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है वो देखो क्या है, KDP = I डिवाइडेड बाय NP, जिसमें हमारा KDP है बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, टैक्स से पहले कॉस्ट की डेट। उसके बाद NP देखो हमारा क्या है, नेट प्रोसीड्स। अब नेट प्रोसीड्स क्या होते हैं ये मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। नेट प्रोसीड्स का मतलब जो हमने डिवेंचर बॉन्ड्स वगैरह इशू किए उस पर हमें नेट पैसा कितना मिला, ठीक है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, देखो मान लो हो सकता है कोई जो डिबेंचर हमने इशू किया वो कितने का 100 रुपीज़ का इशू किया, ठीक है, पर शेयर उसका प्राइस 100 था। पर हमने क्या किया ना, जब हमने डिबेंचर्स को इशू किया ना तो हमने कुछ एक्सपेंसेस पे किए, जैसे ब्रोकरेज, कुछ हमने ब्रोकर अपॉइंट किए जो हमारे डिबेंचर वगैरह को बिकवाते। तो उसमें हमने क्या किया ना, 5% का यहाँ पे हमने यहाँ पर जो 5 रुपीज़ है हमने ब्रोकरेज पे कर दिया, ब्रोकरेज कमीशन वगैरह दे दिया। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमें नेट प्रॉफिट जो हमें पैसा मिला वो कितना मिला, पर शेयर 9500, ठीक है, 95 रुपीज़ हमें पर शेयर जो है यहाँ पर मिला, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, नेट प्रोसीड, जो हमारे पास एक्चुअल में पैसा है। ऐसे ही क्या होता है ना कि यहाँ पर जैसे मान लो 100 प्राइस है, हमने कई बार इसको डिस्काउंट पे इशू कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो प्राइस तो 100 है पर हमने 5 रुपये का डिस्काउंट पे इशू कर दिया, तो यहाँ पर हमें एक्चुअली में पैसे कितने आएंगे, 9500। तो यहाँ पर नेट प्रोसीड का मतलब जो एक्चुअली में हमें यहाँ पर पैसा मिला है। उसके बाद देखो इंटरेस्ट तो पता ही है आप लोग को, जो हम यहाँ पे उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ये हमारा फॉर्मूला होता है बिफोर टैक्स का, ठीक है, बिफोर टैक्स का। उसके बाद देखो आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला क्या है हमारा, यहाँ पे फॉर्मूला बिल्कुल सही है, KDA = I 1 - T डिवाइडेड बाय NP। बस एक डिफरेंस है इस फॉर्मूले में, यहाँ पे 1 - T आ गया है, ठीक है, 1 - T आ गया। तो यहाँ पर देखो KDA होता है हमारा आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, टैक्स पे करने के बाद कॉस्ट की डेट। उसके बाद NP नेट प्रोसीड्स, इंटरेस्ट हमारा यहाँ पर I होता है, और T = हमारा टैक्स रेट। अब देखो यहाँ पे ये क्यों आया आफ्टर टैक्स, देखो जब हम टैक्स पे कर देते हैं ना तो जो हमें एक्चुअल में कॉस्ट इंटरेस्ट की पड़ती है वो एक्चुअल में पड़ती नहीं है। टैक्स पे करने की वजह से हमें जो है यहाँ पे कुछ जो है कॉस्ट में कमी हो जाती है। जैसे हमने देखा था ना कि टोटल हमने 1000 पे किया था, ठीक है, बिफोर टैक्स तो हमें कॉस्ट 1000 ही लग रही थी, पर क्योंकि जब हमने टैक्स पे किया तो हमने देखा कि एक्चुअली में हमें जो है यहाँ पे 900 की ही कॉस्ट पड़ी थी, क्योंकि जब हमने कंपेयर करके देखा था ना तो वहाँ पे 100 रुपये की हमें टैक्स की वजह से बेनिफिट मिल गया। तो इसी की वजह से जो भी हमने यहाँ पर टैक्स में, जब हम आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो जो भी हमने यहाँ पे टैक्स लगाया है, जितना भी बेनिफिट हमें यहाँ पे टैक्स की वजह से मिला है, हम जो है उसको उसमें से माइनस कर देंगे ताकि हमें यहाँ पर नेट, हमें जो है एक्चुअल कॉस्ट यहाँ पर पता लग सके। तो ये हमारे फॉर्मूलेज है, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर देखो क्या है, A लिमिटेड इशूज 50,000 10% डिवेंचर एट 100 ईच एट पार। सबसे पहले देखो यहाँ पे देखो ये 10% जो है ना वो लिखा है कि जो डिवेंचर हमने इशू किया उस पर 10% यहाँ पर इंटरेस्ट रेट दिया जाता है, ठीक है। उसका जो पर प्राइस है वो कितना है यहाँ पर 100, और ये इशू किस पे किए गए हैं यहाँ पर एट पार पे। एट पार होता है जितनी फेस वैल्यू है उतने प्राइस पे ही इशू किया गया है, ना कोई डिस्काउंट ना कोई प्रीमियम, ठीक है, विद अ फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ 5 रुपये पर शेयर। अब फ्लोटेशन कॉस्ट इस पे 5 रुपये दी गई है पर शेयर, एक शेयर के बदले में हमने 5 रुपये फ्लोटेशन कॉस्ट पे की है। फ्लोटेशन कॉस्ट यहाँ पर देखो क्या होता है, जब भी हम सिक्योरिटीज को इशू करते हैं उस वक्त जो भी हम यहाँ पे खर्चा करते हैं, जैसे मान लो हमने यहाँ पे प्रोस्पेक्टस पे खर्चा कर दिया, हमने ब्रोकरेज दे दिया, हमने कमीशन दे दिया, तो इस सब को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लोटेशन कॉस्ट हमारी कितने 5 रुपये। उसके बाद देखो जो टैक्स रेट है वो कितना है हमारा यहाँ पे 30% का, जो टैक्स दिया जाता है वो कितना है यहाँ पे 30% का। अब हमें पता करना है यहाँ पर कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर
मतलब कि बिफोर और आफ्टर टैक्स, टैक्स पे करने से पहले कितनी कॉस्ट पड़ रही है और बाद में कितनी पड़ रही है, वो दोनों चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट ऑफ डेट का फॉर्मूला हमारा यहाँ पे क्या था, KDB, ठीक है, इजिकल टू हमारा यहाँ पर क्या था, आई डिवाइड बाय, ये हम कर रहे हैं बिफोर टैक्स, ठीक है, हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं कब से, बिफोर टैक्स, ठीक है। तो आई डिवाइडेड बाय हमारा यहाँ पर क्या था, NP, ठीक है, आई डिवाइडेड बाय NP, जिसमें से आई तो हमारा क्या था यहाँ पे इंटरेस्ट और NP हमारा यहाँ पे क्या था, नेट प्रोसीड्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा NP हमारा नेट प्रोसीड्स कितना है। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, देखो पर शेयर, एक शेयर का प्राइस कितना है, 100 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद 5 रुपीज़ हमने यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट पे किया है, तो 5 रुपीज़ हम माइनस कर देते हैं, तो टोटल पैसा हमें पर शेयर कितना आ रहा है, 9500, ठीक है, कितना आ रहा है हमारे पास, 9500। तो नेट प्रोसीड्स तो हमारी कैलकुलेट हो गई 9500। उसके बाद आ गया हमारा इंटरेस्ट। अब देखो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करें, आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगी कि इसके ऊपर कैलकुलेट करें या 100 के ऊपर। तो मैं आपको बता दूं कि इंटरेस्ट जो है वो हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है, चाहे हम डिबेंचर बॉन्ड जो है प्रीमियम पे इशू करें या डिस्काउंट पे इशू करें, जो हमारा उस पर इंटरेस्ट रेट है वो हमेशा फेस वैल्यू पे ही कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो किस पे होगा, 100 रुपीज़ पे, ठीक है। तो यहाँ पर 10% ऑन 100 रुपीज़, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाय हमारा यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाय 95, ये हमारा आंसर कितना आ रहा है यहाँ पर 0.105। इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हमारा जो है परसेंटेज में जो है यहाँ पर आ जाए। यहाँ पर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये जो हमारी परसेंटेज आ रही है वो कितनी आ रही है, 10.52%, ठीक है। तो हमें जो कॉस्ट पड़ रही है, ये जो हमने डिबेंचर इशू की है, इसकी हमें कॉस्ट कितनी पड़ रही है, 10.52, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 10.52 बिफोर टैक्स। अब बात करते हैं आफ्टर टैक्स की, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं आफ्टर टैक्स की। अब आफ्टर टैक्स में देखो क्या होता है हमारा यहाँ पर, अब हमें जो टैक्स से बेनिफिट मिला है उसको हमें यहाँ पर माइनस करना है। तो उसका हमारा यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या होता था, I1 माइनस जो टैक्स रेट है, ठीक है, जो हमारा यहाँ पर टैक्स रेट है, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारा यहाँ पर क्या होता था, NP, ठीक है। तो नेट प्रोसीड्स हमें पता है यहाँ पर, तो I हमारा यहाँ पे देखो 10 था और यहाँ पे 1 माइनस 1, टैक्स का रेट कितना है 30, तो यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है 70%, ठीक है, 70% डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड हमारा कितना था 95। तो इसको जब हम सॉल्व करें, ठीक है, यहाँ पे हम सॉल्व करें, पहले 10 का हम यहाँ पर जो है 70% कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ रहा है 7 डिवाइडेड बाय 95, ठीक है, 7 डिवाइडेड बाय 95। तो इसको भी हम अब सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 0.07। अब परसेंटेज में हमें देखना है, तो इसको हम 100 से जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा कॉस्ट का आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 7.36, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बिफोर टैक्स में कॉस्ट ज़्यादा है, ठीक है, बिफोर टैक्स में कॉस्ट यहाँ पर ज़्यादा है 10.52, पर जब हम आफ्टर टैक्स कर रहे हैं तब हमारा जो कॉस्ट है वो कम आ रही है 7.36, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें जो है यहाँ पर टैक्स का बेनिफिट मिल गया था। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर बिफोर और आफ्टर टैक्स जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच एवरीवन।